बुलेटिन की। भोपाल में बालिका गृह से 4 नाबालिग लड़कियां गायब हैं। दरअसल कमला नगर के नेहरू नगर बालिका गृह का यह पूरा मामला कमला नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बालिका गृह अधीक्षक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर में बहला फुसलाकर ले जाए जाने का जिक्र किया गया है। बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल यहां उठ रहे हैं। पहले भी इस तरह से बालिका गृह से बच्चियां गायब हुई हैं, खबरें ऐसी आई हैं और अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है यह भी देखने का विषय होगा। आपको बताते चलें कि कमला नगर के नेहरू नगर में बालिका गृह से 4 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की बात सामने आई है, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है। बहला फुसलाकर ले जाए जाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिक्र किया गया है उसमें कि 4 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाया गया। हो सकता है अब ये कौन आरोपी हैं या इस बात का जिक्र कहां से शुरू हुआ, क्या कोई ऐसा है जो इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए ताक में बैठा हुआ था, क्या ऐसा पहले हो चुका है या फिर इस मामले की किसी को पहले से पूर्व सूचना थी या किसी की लापरवाही का ये नतीजा है। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। वासु, बहला फुसलाकर ले जाए जाने का जिक्र एफआईआर में किया गया है, ये बात कहां से सामने आई? क्या पहले से कोई वहां पर घात लगाए, ताक लगाए बैठा था बालिकाओं को बहला फुसला कर ले जाने के लिए? इस बात की किस तरह से जानकारी मिली, क्या खुलासा हुआ, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही सनसनीखेज ये पूरा मामला है। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक बालिका गृह से 4 बच्चियां जो हैं वो अचानक गायब हो गई हैं। अब वो बच्चियां किन परिस्थितियों में गायब हुई हैं, क्या उन्हें कोई बहला फुसलाकर ले गया है या फिर और कुछ वजह है, इसकी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। हालांकि पुलिस को प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को देखते हुए और वहां पे जो अन्य बालिकाएं थी और जो संचालक हैं इस पूरे बालिका गृह के जो केयर टेकर है, उनसे बातचीत में पुलिस को जो तथ्य मिले हैं उसके अनुसार पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने का इस पूरे मामले में जो जिक्र है वो किया है। लेकिन असल वजह जो है वो अभी भी तलाशी जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। बड़ा एक अपडेट इस पूरे मामले में अभी ये मिल रहा है कि पुलिस ने एक विशेष टीम का जो गठन है वो कर दिया गया है, जिसमें पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं और वो पूरे स्पेसिफिकली इसी मामले को देखेंगे। पुलिस से जब हमारी बातचीत हुई तो पुलिस ने ये दावा किया है कि जल्द ही इन बालिकाओं को ढूंढ लिया जाएगा। आसपास के इलाके के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी मैपिंग पुलिस कर रही है, उनके फुटेजेस को खंगाल रही है। जो बच्चियां वहां पर रहती थी उनसे बातचीत की जा रही है और जो बच्चियां गायब हुई हैं, जो 4 बच्चियां गायब हुई हैं, उनके बारे में पूरे डाटा, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो निकालने की कोशिश पुलिस कर रही है। उसकी पूरी तफ्तीश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि कब तक पुलिस को सफलता मिलती है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बालिकाएं जहां भी गई हैं वो सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द पुलिस उन तक पहुंच सके, उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। पुलिस का दावा है कि हमने टीम बना दी है और जल्द ही बालिकाओं तक पहुंच जाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके के मामले जो होते हैं बच्चियों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और अपने आप में बेहद संवेदनशील भी है। जी लेकिन वासु, इस पूरे मामले पे बालिका गृह प्रबंधन की क्या भूमिका है, क्या जवाब दे रहा है प्रबंधन? देखिए, जब बच्चियां गायब हुई उस समय पे बालिका गृह के जो वहां पे कर्मचारी मौजूद थे और जो प्रबंधन के लोग हैं, जो संचालक हैं और जो केयर टेकर्स हैं, उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी। बाद में जब बच्चियां वहां पर नहीं मिली, मौजूद नहीं पाई गई, उन्हें बहुत ढूंढा गया, आसपास भी ढूंढा गया। जब बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उसके बाद जो है कमला नगर पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत की गई। मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है और जो केयर टेकर है उनके बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं और अब बालिकाओं के लिए जो ढूंढने का काम है वो शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। मामला बहुत संवेदनशील है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स आपसे लेने के लिए संपर्क करेंगे और बढ़ते आगे। इंदौर में युग पुरुष आश्रम के 2 बच्चों की मौत का एक मामला सामने आया, जहां पर 2 दिन में 2 बच्चों की मौत हुई है। फूड पॉइजनिंग के बाद 12 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 12 साल के करण और 7 साल के आकाश की मौत हो गई है। अलग अलग जिलों से दोनों बच्चे आए थे। मल्हारगंज पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक बच्चे की डेथ पिछली रात को होना रिपोर्टेड है और 12 बच्चों को यहाँ पर चाचा नेहरू में सुबह एडमिट कराया गया है। सभी का इलाज जो है वो चालू कर दिया गया है। जैसा डॉक्टर्स की टीम बता रही है कि लगभग सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। एक बच्चा जरूर है जो जिसका थोड़ा सीरियस लग रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो भी खतरे से बाहर है। सभी का इलाज चल रहा है।
प्राइमा फेसी जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि शायद ये फूड। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। मिथिलेश, कब की ये घटना है, कैसे बच्चों की मौत हुई, पुलिस क्या कह रही है, क्या अस्पताल प्रबंधन कह रहा है, आश्रम के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, कलेक्टर आशीष सिंह मौके पे पहुंचे, उन्होंने वहां के डॉक्टरों से बातचीत की, युग पुरुष आश्रम जो संचालित करते हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की। तो फिलहाल अभी जानकारी सामने आई है कि जो डॉक्टरों ने बताया है कि फूड पॉइजनिंग लग रहा है, फूड पॉइजनिंग वजह से ये बच्चे बीमार हुए हैं, लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई है उनके जो ब्लड है उसमें इन्फेक्शन मिला। तो क्या सिर्फ इन्फेक्शन की वजह ये फूड पॉइजनिंग है या कुछ और है, इस पूरी चीजों को लेकर जांच चल रही है। अभी सभी बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट जो यानी जो जांच कराई गई उनकी रिपोर्ट भी कुछ आना बाकी है, लेकिन प्राथमिक चीजें फूड पॉइजनिंग की मानी जा रही है। 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और ये जो युग पुरुष आश्रम है ये प्रदेश का सबसे बड़ा दिव्यांग बच्चों का आश्रम है। प्रदेश भर के बच्चे यहाँ पे दिव्यांग बच्चों को यहाँ पर लेकर आया जाता है। यहाँ पर 207 बच्चे हैं इस वक्त में, 207 बच्चे, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। 12 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, चाचा नेहरू अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मौके पर कलेक्टर आशीष सिंह और मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS सत्या और तमाम शिशु रोग विशेषज्ञों की जो टीम है वो भी वहाँ पे मौजूद है। बच्चों को की निगरानी की जा रही है, समय समय पर उनके सारे परीक्षण कराए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि बच्चे बीमार कैसे हुए। लेकिन 2 बच्चों की मौत होने के बाद से स्वास्थ्य महकमे और प्रशासन पर हड़कंप मच गया था, क्योंकि ये दिव्यांग बच्चे हैं और दिव्यांग बच्चों के आश्रम में इन्फेक्शन फैलने की बात प्रारंभिक सामने आई थी कि बच्चे किसी इन्फेक्शन से तेजी से बीमार हो रहे हैं। हालांकि अब जो सभी बच्चे हैं उनको सुरक्षित उनकी जांच भी कराई जा रही, जो इस वक्त आश्रम के अंदर ही रह रहे हैं। लेकिन तो फूड की जो सैंपलिंग है वो भी ली जा रही है। एडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं, यानी एडीएम इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि कहीं खाना तो दूषित नहीं था, पानी तो प्रदूषित नहीं था, इन बातों की भी जांच की जाएगी। उनके रहने सहन जो जिस तरीके से हो रहा है, हर एक चीजों की अब जांच करी जाएगी, क्योंकि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन आखिर कैसे हुआ। तो इस चीज को लेकर प्रशासन काफी गंभीर है। कलेक्टर ने कहा कि अगर कहीं कोई खामियां नजर आएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन 2 बच्चों की मौत होना ये गंभीर है और इस पूरे मामले में भी कार्रवाई की गंभीरता को समझते हुए पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। और बैतूल में दुष्कर्म पीड़िता की FIR दर्ज नहीं हुई, कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। थाने में पीड़िता बैठी रही और नचनिया पुलिस नाचती रही, ठुमके लगाती रही, मटकती रही सड़क पर। SDOP के जाने का इतना जश्न मनाया कि पीड़िता की आंखों से आंसू झरझर गिरते रहे। वो न्याय के लिए जिनके पास पहुंची वो अपने SDOP साहब की विदाई में इतने खुशी से झूम रहे थे कि सड़क पर नाचना शुरू हो गए। आसपास तमाशबीनों की भीड़ खड़ी हो गई और लोग वीडियो बनाने लगे। महिला पुलिस कर्मचारियों ने भी खूब साथ दिया। सुबह से शाम तक वो नाचते रहे। विधवा दुष्कर्म पीड़ित महिला, और ये देखिए वार फेर भी हो रहा है। नचनिया पुलिस का नाच देखकर पैसे लुटाने वालों की भी कमी नहीं है। यहां पर पुलिस नाच रही थी बैतूल में और पीड़ित महिला रो रही थी कि काश उसकी शिकायत कोई दर्ज कर लेता। हो सकता है कि पुलिस के इस नचनिया महकमे में एक आध कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारी भी हो जो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे और अपनी जिम्मेदारी को समझे, न कि SDOP के विदाई समारोह में नाचता रहे। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषु, इस नचनिया पुलिस कर्मचारी के और इस पूरी घटना के बारे में क्या कोई जवाब संतुष्टिजनक अभी तक सामने आया है? महिला की FIR कब तक दर्ज होगी? जी देखिए, अभी हमारी बैतूल के जो SP हैं निश्चल झारिया जी, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि 1 घंटे के बाद वो इस पूरे मामले की जानकारी लेकर अपना स्टेटमेंट देने तक इस पूरे मसले की बात करें तो मुल्ताई में कल SDOP जो है मुल्ताई के SP हैं, उनकी विदाई समारोह था। बाकायदा घोड़ी पर उनको बैठा करके शहर में घुमाया गया और जो TI खुद हैं वहां पर राजेश सातनकर, वो वर्दी पर ही सड़क के बीच में डांस करने लगे। उनको देखकर बाकी जो स्टाफ था वो भी सब वर्दी पर ही सड़क पर डांस करने लगे। एक तमाशा सा बन गया वहां पर। जिस तरह की शालीनता से विदाई समारोह होना चाहिए वो वहां पर नजर नहीं आया। वर्दी पर पुलिस कर्मियों को नाचते देख लोगों को भी कुछ अटपटा महसूस हुआ, लेकिन वर्दी का रौब जो होता है उसके विरोध में कोई बोल नहीं पाता, ये सभी जानते हैं। लेकिन नियम के विरुद्ध ये बात मानी जाती है कि वर्दी पहनकर कोई पुलिसकर्मी सड़क पर इस तरह डांस करे ढोल ढमाकों पे। हालांकि ये एक समस्या है कि जो वर्दी का खौफ है अपराधियों में होना चाहिए, उनमें नहीं है। लोगों में ये खौफ होता है कि पुलिस कर्मचारी अगर वो सड़क के बीच नाच रहे हैं तो नाच लेने दो, भर लेने दो अपना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और सरकार बनने के बाद पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका सभी सांसदों ने स्वागत किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बैठक में खास तौर से संसद सत्र को लेकर चर्चा की गई और यह बैठक संसद भवन परिसर में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में हुई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए एनडीए के सभी सांसद सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य वहां पर पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। और सदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान के कुछ हिस्सों को अब हटा दिया गया है। दरअसल उनके द्वारा जो कहा गया था कि आप हिंदू हैं ही नहीं, यह हिस्सा हटा दिया गया है। बीजेपी के पास हिंदू धर्म का ठेका नहीं, यह हिस्सा हटा दिया गया है। बीजेपी पर नफरत फैलाने का जो आरोप लगाया, उस हिस्से को हटा दिया गया है। पीएम मोदी पर दिए नमस्ते वाले बयान को भी हटा दिया गया है। हिंदू वाले बयान पर दिए गए बयान में से कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। इसका क्या प्रावधान है और ऐसा क्यों किया गया, किन बातों को लेकर, और जो रिकॉर्ड से हटाए गए इन हिस्सों पर कैसे कार्रवाई की गई, इसकी क्या टेक्निकलिटीज हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी सदन में बोलते हुए ये सब बातें बोल गए थे। विनीत हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, बहुत सारी बातें ऐसी राहुल गांधी ने सदन में कही थी जो विवाद का कारण बन सकती थी, जो आपत्ति योग्य रहीं, अब उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। क्या कुछ टेक्निकलिटीज रही इसकी और किस तरह से इस कार्रवाई को अभी अमल में लाया जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान दिए थे उसको लेकर के आपत्ति जो है वो दर्ज की गई थी और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है, उन्होंने उन जो बयान थे उन्हें स्पंज जो है वो कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी बीजेपी कह सकते हैं एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो हुई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित किया, सभी नए सांसदों को संबोधित किया। किरण रिजिजू को भी हम सुन रहे थे जिस तरह से वो बोल रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात जो वहां पर उन्होंने सभी सांसदों को कही, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार जो है, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, वो जो है वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बाहर का व्यक्ति जो है, परिवार के बाहर का व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये परिवार जो है, कांग्रेस का जो परिवार है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और इसी कारण इस तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जब एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इस वक्त जो है वो साफ तौर पे कहा कि ये उनकी मानसिकता जो है कहीं ना कहीं सामंती मानसिकता को दर्शाती है, जिसके कारण जो है, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो सामंती मानसिकता जो है उसको दर्शाती है और इसी कारण इस तरह के अनर्गल आरोप जो है वो कहे जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो नेहरू गांधी फैमिली है वो इस बात को
स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि कांग्रेस के प्रथम फैमिली से, फर्स्ट फैमिली से के बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। और इसी कारण हम राहुल गांधी के जो जिस तरह के बयान थे, या फिर बीजेपी को जिस पर आपत्ति थी, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें टोका था, केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें टोका था, राजनाथ सिंह ने उन्हें टोका था, साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें टोका था, किरण रिजिजू ने उन्होंने टोका था। तो साफ तौर पर जिस तरह के बयान वो दिए रहे थे, उसको पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कल हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन बयानों पर आपत्ति जताई थी और उन्हें सत्यापित करने की स्वाभाविक है, फिर इसे रिकॉर्ड से हटाया जाना भी स्वाभाविक है, ताकि रिकॉर्ड में इस तरह के बयान न रहें और आगे जो संसद की गरिमापूर्ण महिमा है, जो गरिमा है, वो भी बनी रहे और आगे रिकॉर्ड्स पे इस तरह की बातों और आपत्तिजनक बातों को भी हटाया जाता रहेगा। इस बात के भी संकेत इस कार्रवाई से मिल गए हैं। विनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ये थे केंद्र की पंचायत की बात। अब राज्य की पंचायत की बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जहां आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के बाद सदन में नरसिंह घोटाला मुद्दे पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष ने चर्चा के लिए इस पर अनुमति दे दी है। पहले दिन नरसिंह घोटाला के मुद्दे को लेकर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिला था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दो टूक लहजे में कहा कि हमारी सरकार डरने वाली नहीं है, उत्तेजना से कोई बात करे ये सुनने की भी आदत हमारी नहीं है। उधर विधानसभा अध्यक्ष से नरसिंह घोटाला पर आज चर्चा कराए जाने पर सहमति दी और कहा कि प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा होगी। और अब बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज मध्य प्रदेश में बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाए हिंदुओं के अपमान के आरोप, जो सदन में उन्होंने बयान दिया था, सदन के रिकॉर्ड से भले ही उनके बयान को हटा दिया गया हो, लेकिन उनके बयान से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब इस मुद्दे पर प्रदर्शन की तैयारी में। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये बयान बीजेपी के लिए भी आपत्तिजनक है और बीजेपी इसके लिए प्रदर्शन भी करने की तैयारी में है। क्या तैयारियां की गई हैं? प्रदर्शन कहां होगा और कौन कौन इस प्रदर्शन में दिखाई दे सकता है? कोई बड़ा चेहरा? देखिए, बिल्कुल ये जो प्रदर्शन है पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया गया है और हर जिला स्तर पर ये प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व को लेकर जो बात कही, हिंदुओं को लेकर बात कही और बीजेपी नेताओं को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हिंदुत्व का ठेका बीजेपी के नेताओं के पास नहीं है, तो उसके बाद जो है वो तमाम जो बड़े नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सबके सब जो है उनके उस बयान की निंदा कर रहे हैं। उसके बाद खुद कांग्रेस के जो एक पूर्व विधायक है दिग्विजय सिंह के छोटे भाई, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए और कहा कि सदन में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाने चाहिए, इस तरह की बातें सदन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसी बातें कांग्रेस के नेता अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और जनहित से के मुद्दों से भटकने का काम करते हैं। और यही कारण है कि उनके इस बयान को भले ही सदन से हटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद न केवल बीजेपी बल्कि हिंदूवादी संगठन भी इस बात को लेकर खासे नाराज है। ताजा अपडेट भी आपसे लेंगे। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कानून में क्या बदलाव होने हैं, कानून कैसे बनने हैं, ये माननीय तय करते हैं और ऐसे में कानून की पालना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी विधायक, सांसदों या मंत्रियों ही की बनती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आम आदमी कानून का पालन कैसे करेगा? तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जो सामने आई वो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा देने वाली तस्वीरें हैं। ये चार पहिया वाहन पर चढ़कर और हाथ में तिरंगा झंडा लिया है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन तिरंगा झंडा का ये अपमान ही जैसा है कि आप उसी तिरंगे झंडे के लिए बनाए गए संविधान और नियम कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग हैं, अगर आप पहचान रहे हो, और फोटोशूट हो रहा है पीछे। देखिए, कैमरामैन भी अपनी जान जोखिम में डालकर पीछे लटका हुआ है
और ज़रा भी दाएं बाएं हुई गाड़ी तो एक साथ 5-6 लोग लपेटे में आते। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी की रफ्तार भी अच्छी खासी है। मंत्री जी छत पर आसन जमाए बैठे हैं, 5 लोग गाड़ी की खिड़की से लटके हुए हैं, तस्वीरों में कैमरा लिए हुए एक शख्स भी दिखाई दे रहा है। दरअसल मंत्री जी फोटो खिंचवाने के लिए निकले थे, वीडियो शूट करवा रहे थे। भोपाल की सड़क पर ये फोटो शूट चल रहा था। राजधानी की सड़कों पर ये सब कुछ जो हुआ इसके पीछे का कारण भी आप जान लीजिए। भारत ने T20 विश्व कप जीता, बहुत उत्साह की, बड़े उल्लास, बड़े हर्ष की बात है, लेकिन इतना नहीं कि एक प्रदेश की कैबिनेट का मंत्री गाड़ी की छत पर बैठे फोटो खिंचाए, लोगों को हाथ हिलाए और प्रेरित करे उनके इस तरह का काम आप भी करिए। लिहाजा समर्थकों के बीच अपना चेहरा चमकाने के लिए मंत्री जी ने ऐसा किया, ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख दिया। और अब विश्वास सारंग ठहरे मंत्री तो भला कौन रोक सकता है। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। गाड़ियों का काफिला भी चल रहा है। माननीय की ये हरकत एक जागरूक नागरिक को पसंद नहीं आई, लिहाजा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन का मामला उन पर दर्ज कराए जाने के लिए शिकायत दी गई। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो के बाद पुलिस क्या करती है। आए दिन सड़क पर स्टंट करने वाले, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर तो एक्शन लिए ही जाते हैं। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सुशील, मंत्री जी के खिलाफ भी कार्रवाई का कोई प्रावधान है क्या कानून में? देखिए, निश्चित तौर पर अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है तो कहीं ना कहीं उसमें कार्रवाई की जा सकती है। चूंकि मंत्री जी ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, उसकी भी इस बात की गलती है कि वो गाड़ी ड्राइव करते हुए इन सब जो नियम है उनका ख्याल रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारत की जीत के बाद जिस तरह से मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल की सड़कों पर जश्न मनाया, उसमें ट्रैफिक नियम जो 1988 के हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। आप देख सकते हैं कि खुद भी छत पर बैठे हैं, इसके अलावा जो कैमरामैन है वो शूट कर रहे हैं, वो भी जान जोखिम में डालकर इस कार पर सवार है। और आसपास देख सकते हैं कि ढोल धमाके हैं, समर्थक भी है। तो निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा कि मंत्री जी अपना चेहरा चमकाने के लिए इस जश्न को तिरंगा हाथ में लेकर मना रहे थे, लेकिन इस दौरान वो कानून का उल्लंघन कर बैठे। और यही वजह है कि इस वीडियो और फोटो सामने आने के बाद ग्वालियर के एक जागरूक नागरिक कैलाश अग्रवाल ने डीजीपी सहित ट्रैफिक पुलिस भोपाल को शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें विश्वास सारंग के खिलाफ ट्रैफिक नियम उल्लंघन के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। साथ ही ये कहा है कि अगर मध्य प्रदेश के माननीय विधायक या माननीय मंत्री इस तरह का कृत्य करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आम लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके जान जोखिम में डालेंगे। और निश्चित तौर पर उनका कहना है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो। कोई किसी को फॉलो करे या ना करे, अपने नेता को लोग बहुत फॉलो करते हैं और ये बिल्कुल प्रबल संभावनाएं हैं कि आगे अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती, लोग ऐसा भी करने से पीछे नहीं हटेंगे, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से पीछे नहीं हटेंगे। पहले ये प्रतीत हुआ था कि ये भोपाल से तस्वीरें, लेकिन ये ग्वालियर की सड़कों पर सब कुछ किया गया और यहां पर मंत्री विश्वास सारंग गाड़ी पर चढ़कर तिरंगा लहराते रहे। अब देखना यह होगा कि जो शिकायत दी गई उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां